हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम जो है चैप्टर के आगे बढ़ेंगे, है ना। चैप्टर 3 चल रहा है, जाति धर्म और जो है लैंगिक मसले। ये क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस है ना। तो इसमें हमने लैंगिक मसले पार्ट 1 में देख लिया था, ठीक है। आज हम देखेंगे जाति और धर्म के मसले, ठीक है। तो मैं आई बटन पे आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक दे रही हूँ, तो आप ज़रूर उसे देखें। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वीडियो है और आज का भी वीडियो उतना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पारिवारिक कानून क्या है। देखिए, विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून, ये होते हैं पारिवारिक कानून। तो देखिए, हमारे देश में ना सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून बने हुए हैं। अच्छा देखिए, आज हम जो है अलग मसले का जो है देखेंगे मामला। पिछले में हमने बहुत अच्छे से चर्चा की थी लैंगिक मसले की, है ना। आज जो है एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करेंगे, यानी कि धार्मिक अंतरों पर आंतरिक यानी कि आधारित विभाजन। तो ये विभाजन जो है ना, वो लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है, ठीक है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। कैसे? देखिए, भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों के लोग जो है मानने वाले लोग रहते हैं। अब देखिए, भारत में जो है हिंदू बहुल देश है, ठीक है। इसी प्रकार अगर सऊदी अरब चले जाइए तो वहाँ मुस्लिम बहुल देश है। आप अमेरिका में चले जाइए तो ईसाई बहुल देश है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग अलग अलग जगह रहते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने नॉर्थ आयरलैंड में देखा भी था कि अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं जो हैं वो अलग अलग हों, तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। तो लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन जो है ना, अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। अब आइए थोड़ा गौर करें गांधी जी की बातों पर। तो देखिए, गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को ना कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम धर्म से ना होकर बल्कि नैतिक मूल्यों से था, ठीक है, मोरल वैल्यू से था। सभी धर्मों से जो कि जुड़े होते हैं। देखिए, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई, चाहे सिख, चाहे जो भी धर्म हो, लेकिन जितने भी धर्म है ना, सभी लोग सभी धर्म जो है बोलते हैं सत्य बोलो, है ना, ईमानदारी के साथ रहो, ठीक है, गरीबों का सेवा करो। तो सारे धर्म जो है इनके नैतिक मूल्य तो एक ही है ना, मोरल वैल्यूज तो एक ही है। तो उनका मानना था कि राजनीति जो है धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। देखिए, अपने देश के मानवाधिकार यानी कि मानव के अधिकार जो है ना, उन समूहों का कहना है कि इस देश की सांप्रदायिक दंगों का मतलब क्या होता है? जैसे कि जो मान लीजिए कि अगर दो धर्म हैं, उनके बीच जो है धर्म को लेकर विवाद हो गया, संप्रदाय को लेकर, ठीक है, तो उसे कहते हैं सांप्रदायिक दंगे। तो देखिए, सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज़्यादातर लोग ना अल्पसंख्यक समुदायों के हैं, ठीक है। उनकी मांग है कि सरकार जो है अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। महिला आंदोलन का देखिए क्या कहना है। इनका कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं, ठीक है। और इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इस कानूनों में जो है समता मूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। क्लास 9 की आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ लीजिए, ठीक है। मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से मूल अधिकार को डिटेलिंग की है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला अधिकार है ना, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में आर्टिकल 15 में आप देखेंगे कि राज्य जो है किसी व्यक्ति को उसके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारे मामले जब उत्पन्न हुए ना, तभी हमारे देश में जो है इसे मूल अधिकार के रूप में जो है सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अब देखिए, ये सभी मामले जो हैं वो धर्म और राजनीति से जुड़े हुए हैं, पर ये बहुत गलत और खतरनाक भी नहीं लगते, ठीक है। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य जो है वो राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, लोगों को ना एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। और जो लोग राजनीति सत्ता में
हों तो उन्हें जो है धर्म के कामकाज पर नज़र भी रखनी चाहिए। अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या फिर किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो इसे भी रोकना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा देश तो जो है वो धर्म निरपेक्ष देश है ना, उसके लिए सभी धर्म एक समान है। तो इसलिए किसी एक के साथ, किसी एक धर्म के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते, है ना। और अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। अब आइए थोड़ा समझते हैं सांप्रदायिकता क्या है। देखिए, समस्या कहाँ शुरू होती है। समस्या तब शुरू हो जाती है ना जब धर्म को जो है राष्ट्र के आधार मान लिया जाता है। देखिए, पिछले अध्याय में हमने नॉर्थ आयरलैंड का मामला पढ़ा था, उदाहरण राष्ट्रवाद का, है ना। अवधारणा से जुड़े खतरों को ये जो है ये दिखाता है। देखिए, समस्या तब और ज़्यादा विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय के विशिष्ट के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है। आइए देखें कैसे लेती है। तो देखिए, इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है ना जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना लग जाने जाता है, ठीक है। कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है और ये होता है राजनीति में, ठीक है। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ना ये लोग धार्मिक विवाद भी उत्पन्न कर देते हैं। अब देखिए, इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो क्या होती है स्थिति और विकट होने लग जाती है। और राजनीति से जो है धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है, ठीक है। अब देखिए, राजनीति की जा रही है कि हम धर्म के हैं, हम इस मान लीजिए अगर हमें आप जिताते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी दल का नेता आता है, बोलता है कि अगर आप हमें जिताते हैं तो हम जो है अपनी सांप्रदायिक समुदाय के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, फलान करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जीतोगे तो सिर्फ मतलब एक संप्रदाय के लोगों का विकास करोगे और बाकी संप्रदाय का क्या। तो क्या होता है, ये स्थिति जो है और विकराल रूप धर लेती है ना। आगे देखते हैं, ये जो सांप्रदायिक राजनीति है ना, इस सोच पर भी आधारित है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है और इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। देखिए, क्या है सोच। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित और जो है एक जैसे होते हैं और समुदाय के लोगों में जो है आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। तो इस सोच में ना ये बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते, जो कि बहुत गलत बात है ना। और अगर विभिन्न धर्म के लोगों की सोच में समानता दिखती है तो ये जो है ऊपरी और बेईमानी होती है। तो अलग अलग धर्म के लोगों के ना हित जो है वो अलग अलग होंगे, उनमें टकराव भी होगा, ठीक है। कोई एक विशेष धर्म का लोग जनता होगी वो अलग मांग करेगी, दूसरे धर्म की होगी वो अलग मांग करेगी। तो क्या होता है, ये सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है ना तो उसमें जो है ये विचार जुड़ने लग जाता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक तौर पे नहीं रह सकते। और ये जो मानसिकता है ना उनके अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। तो देखिए, ये मान्यता जो है ना बुनियादी तौर से गलत है। अब देखिए, हमारा भारत जो है विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं लेकिन हम मिलजुल के रहते हैं। लेकिन अगर यहीं पे यही मामला हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो हिंदू बहुल राष्ट्र है ना हमारे यहाँ, लेकिन अगर हिंदू ही मान लें कि हमारे वर्चस्व में जो है अनेक धर्मों को रहना पड़ेगा तो फिर तो हमारे राष्ट्र जो है वो बर्बाद हो जाएगा, एकता की नींव ही खत्म हो जाएगी। तो ये जो है बुनियादी रूप से गलत हो जाएगा, है ना। एक धर्म के लोगों के हितों और उनकी आकांक्षाएं जो होती हैं हर मामले में एक जैसी हों, यह संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है ना। और हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती हैं। तो हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग होते हैं, ठीक है। और इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है और इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाज़ों को दबाना है। देखिए, ये जो सांप्रदायिकता है ना वो राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। जैसे देखिए, सांप्रदायिकता की जो है सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में दिखती है। देखिए, इसमें क्या होता है ना, धार्मिक पूर्वाग्रह हो गया, ठीक है, धार्मिक समुदाय के बारे में बनी धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं। और ये चीज़ें इतनी आम है ना कि अक्सर हम उन पर ध्यान नहीं देते, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी रहती हैं।
और ये जो सांप्रदायिकता की सोच होती है ना, अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है कि जो है हमारे धर्म को जो है प्रायोर मिले। ठीक है, जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि बहुसंख्यवाद का रूप ले लेती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनने के लिए है, जो है ये इच्छा का रूप ले लेती है। तो देखिए, सांप्रदायिकता के आधार पे ना राजनीतिक गोलबंदी जो है सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसा तरीका उपयोग आम है। जैसे देखिए, चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावना या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। अब देखिए, जिस समय चुनावी माहौल आ जाता है ना, उस समय जो है प्रत्येक धर्म के मतदाता होते हैं, क्योंकि सारे धर्म के लोग जो हैं वो अपने वोट का प्रयोग करते हैं। तो जो है एक धर्म, मान लीजिए मैं हिंदू धर्म की बात कर लूँ, ठीक है, तो अगर एक राजनीतिक पार्टी आती बोले मैं हिंदू धर्म के लिए ये पॉलिसीज़ लाऊंगा, ठीक है, तो क्या हुआ, उनकी भावनाओं और हितों की बात उठा रहे हैं कि हम हिंदू धर्म के लिए करेंगे, तो क्या हुआ, इससे सांप्रदायिकता जो है राजनीति बदतर होती जाती है ना। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और कई बार तो सांप्रदायिकता है ना, वो सबसे गंदा रूप लेके संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा, आप देखते ही होंगे कि हिंदू मुस्लिम के कई जो है दंगे जो है सामने आए हैं। तो क्या है, ये सांप्रदायिकता के आधार पे एक दूसरे धर्म को लड़ाना है, ठीक है, लेकिन जो है ये गलत बात है कि है तो इंसान ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने से पहले हम एक भारतीय हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। विभाजन के समय आप ये मान के चलिए कि भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तभी तो भारत और पाकिस्तान का जो है बंटवारा हुआ था कि जो है जो व्यक्ति अगर बंटवारे के समय पाकिस्तान जाना चाहता है तो वो पाकिस्तान चला जाए, और जो भारत में रहना चाहता है वो भारत चला जाए। तो इसीलिए जो है जो मुस्लिम पाकिस्तान जाना चाहते थे वो पाकिस्तान चले गए, तो वो पाकिस्तान के मुस्लिम हो गए, और जो भारत के मुस्लिम है वो भारत के मुस्लिम है। तो उनको तो संप्रदाय के आधार पे नहीं बांटा जाना चाहिए ना, वो तो भारतीय है, ठीक है। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष शासन। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि राज्य जो है, राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, ठीक है। राज्य के लिए सभी धर्म एक समान है, ठीक है। सांप्रदायिकता जो है हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती रही है, और आज से नहीं, कई सदियों से, ठीक है, ये सांप्रदायिकता का मामला हमेशा से ही बड़ी चुनौती बना रहा है। तो फिर हमारे संविधान में जो निर्माता थे ना, हमारे संविधान के निर्माता, वे इस चुनौती को भलीभांति जानते थे और इसके प्रति वे सचेत भी थे, और इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना, ठीक है, कि राज्य अगर किसी एक धर्म को अगर मान्यता दे देगी तो इससे क्या होगा, इससे जो अल्पसंख्यक समूह होंगे या फिर अन्य जो है कास्ट के लोग होंगे, उनके अंदर जो है हीन भावना ग्रसित होगी। तो यही चीज़ जो है कि राज्य जो है किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता, और ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानते थे संविधान के निर्माता, ठीक है। और इसी आधार पर संविधान के अनेक प्रावधान किए गए, है ना। आप सभी को पता है कि मैंने अभी बताया कि आर्टिकल 15 में क्या है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। उसमें एक चीज़ है जाति और धर्म, ठीक है, इस आधार पर विभेद नहीं कर सकता, ठीक है। और इसको जो है हमने क्लास 9 में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। आप देख लीजिए, मूल अधिकार पढ़ेंगे ना आप, मैंने उसमें पढ़ाया है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए और क्या कहा गया है, भारतीय राज्य ने ना किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। अब जैसे श्रीलंका वाला मामला हमने देखा था, क्या हुआ था उसमें जो है तमिल को ना प्रायोरिटी देके सिंघलियों के जो है उनके धर्म को अपना लिया गया था। तो इससे जो है वहाँ पे क्या हुआ था, द्वेष की भावना उत्पन्न हुई थी। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म को, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का दर्जा मिला है। लेकिन हमारे भारत में क्या किसी धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त है? नहीं है। इसीलिए हमारा भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगली बात ये कही गई है कि संविधान जो है सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, वो अपने धर्म का पालन और प्रचार प्रसार कर सकते हैं। देखिए
आपकी स्वतंत्रता वहीं तक जो है बनी रहती है जब तक आप दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करते हैं। ठीक है, आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रसार नहीं कि आप दूसरे की धर्म को जो है नीचा दिखाएं, है ना। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, लेकिन दूसरे के धर्म को आप नीचा दिखा के अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। अगली चीज़ ये कही गई है कि संविधान जो है ना वो धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरीके के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। यानी कि धर्म के आधार पे संविधान जो है वो सभी को समान रूप से देखता है। ठीक है, भेदभाव जो है की नीति जो है वो अवैधानिक है, मतलब इल्लीगल है। ठीक है, अगली बात ये कही जा रही है कि इसके साथ ही संविधान ने जो है वो धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। जैसे कि आप देख लीजिए कि छुआछूत की इजाज़त नहीं देता। जाहिर सी बात है, जब जो है छुआछूत की भावना आप समझ रहे हैं कि वो उत्तर वैदिक काल से ही जो है प्रचलित है। तो हमारे संविधान के जो रचनाकार थे, तो वो जो सरकार है ना, सरकार जो है वो छुआछूत की इजाज़त नहीं देती। ठीक है, जैसे पहले मामले में कि सार्वजनिक कुओं में नहीं जाने दिया जाता था, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, है ना। इसके लिए मूलाधिकार भी बना हुआ है। आर्टिकल 17 जो है वो कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो है एंडिंग ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, छुआछूत का अंत, यानी कि राज्य जो है छुआछूत को मान्यता नहीं देता है ना। अब देखिए, इस हिसाब से हम देखें तो धर्मनिरपेक्षता जो है कुछ पार्टी और व्यक्तियों के लिए एक विचारधारा भर नहीं है, यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। ठीक है, सांप्रदायिकता जो है भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी ढांचे के लिए भी एक चुनौती है, एक खतरा है। देखिए, हमारी तरह जो है हमारी तरीके का जो है धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज़ है, पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला तो नहीं किया जा सकता ना। अब देखिए, हम अपने दिनों दिन जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा। ठीक है, धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की ज़रूरत है। अब आइए बात करते हैं जाति और राजनीति। धर्म हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे जाति और राजनीति। देखिए, हमने राजनीति में ना सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देख चुके हैं, हम लैंगिक मसले देख चुके हैं और धर्म से रिलेटेड मसले देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे जाति मसले में। देखिए, इसमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक है, तो दूसरी तरफ नकारात्मक और नुकसानदेह। अब आइए अंतिम प्रमुख विभाजन यानी कि जाति और राजनीति की चर्चा करते हैं। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष शामिल हैं। तो बात करते हैं जातिगत असमानताएं। देखिए, लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। अब देखिए, सभी जो समाज हैं उसमें कुछ सामाजिक असमानताएं हैं, एक ना एक तरह का श्रम विभाजन मौजूद होता है। तो अधिकतर समाजों में ना पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। अब देखिए, जैसे सुनार का बेटा सुनार, लोहार का बेटा लोहार, तो कैसे होता है, एक ये पेशा जो है एक परिवार से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। लेकिन जाति व्यवस्था जो है इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप है। ठीक है, दलित का बेटा दलित, और वो जो शोषण सहा है उसके जो है आने वाली पीढ़ी को भी वही शोषण सहना पड़ रहा है। तो ये जो है ना समाज की जो है असमानताएं हैं। ठीक है, ये समाज में व्याप्त असमानताएं हैं और इन्हीं को दूर करने का प्रयास हमारे संविधान द्वारा किया गया है बहुत अच्छे तरीके से, और वही चीज़ हम देखने वाले हैं। अब देखिए, ये जो मसला है ना खास अर्थ में भिन्न है। इसमें देखिए, पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। अब देखिए, एक जाति के समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशे के तो होते ही हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। अब उसमें जो है आपस में बेटी रोटी अर्थात यानी कि शादी और खान पान का संबंध रहता है। ठीक है, अन्य जाति के समूह में उनके बच्चों की न तो शादी हो सकती है और ना ही महत्वपूर्ण पारिवारिक सामुदायिक आयोजन में उनकी पात में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, ये ऋग्वेद के 10वें सूक्त के 90वें सूक्त में जो है वर्ण व्यवस्था का वो हुआ है कि वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों में बांट दी गई है ना। आप सभी को पता है कि 4 वर्णों में बटी हुई है, और ये जो वर्ण व्यवस्था है ना वो अन्य जाति समूहों के भेदभाव और उनसे अपने अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि अंतर जातियों
के साथ छुआछूत, अंत्य जाति मतलब नीची जाति के लोगों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। और इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में बहुत अच्छे तरीके से की है। और पालनहार के रूप में निकल के आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ना दलितों के लिए इतना अच्छा, इतना ट्रिमेंडस काम किया है इन उठाने के लिए, है ना। और ये जो छुआछूत का अंत हुआ है ना, इन्हीं के प्रयास के माध्यम से हुआ है। और इस क्षेत्र में और भी बहुत सारे जैसे महात्मा गांधी हो गए, ज्योतिबा फूले हो गए, ठीक है, पेरियार रामास्वामी नायर जैसे राजनेता और समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए बहुत काम भी किया। तो अभी हम जिन महापुरुषों के बारे में देखें तो उनके ही प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। देखिए, आर्थिक विकास जो है, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गांवों में जमींदारी व्यवस्था को कमज़ोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। बदलाव आ तो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से बदलाव नहीं आया है। देखिए, शहरी इलाकों में तो अब जो है ज़्यादातर इस बात के से जो है कोई हिसाब नहीं रखा जाता। ट्रेन में, बस में सब आपके साथ बैठते हैं, क्या आप किसी की कास्ट पूछते हो? नहीं। रेस्टोरेंट में की मेज़ पर बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है। ये मतलब नहीं है कि आदमी की जाति क्या है, ठीक है। संविधान जो है किसी भी तरीके से जातिगत भेदभाव का विरोध करता है, ठीक है। संविधान जो है ना, उसके लिए सभी जाति एक समान है, ठीक। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया है। और अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौट के आए ना, तो उसे तो ताजुब होगा, भाई क्या हो गया, ये जातिगत व्यवस्था कैसे जो है समाप्त हो गई, है ना। बहरहाल क्या करेंगे कि समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। बिल्कुल भली भांति जानते हैं कि अभी आप थोड़ा सा शहर से आउटर में चले जाइए, ठीक है, वहाँ जाति व्यवस्था व्याप्त है, ठीक है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। मैं दूसरों की बात क्या करूँ, हमारे ही अभी जाति में जो है हमारे माँ बाप के द्वारा कहा जाता है कि अपनी कास्ट में ही शादी करना है, दूसरे कास्ट में जाके शादी नहीं करना। तो ये अभी एंड होने में ना बहुत टाइम लग जाएगा। और जब हमारी सोच बदलेगी, तब हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों की सोच बदलेगी। तो देखिए, स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद भी ना, ये जो छुआछूत की प्रथा जो है ना, अब इसको जो है मूल अधिकार में भी शामिल कर लिया गया है। लेकिन अब आप ये देखिए कि अभी भी ये समाप्त नहीं हो सका है, ठीक है, छुआछूत की मामले जो है। और जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में, तो कुछ समूहों को दबा कर रखा गया है। और इसका प्रभाव सदियों के बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। और जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, मैं बात कर रही हूँ दलितों की, ठीक है, यानी कि जो है वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण शामिल थे, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैं बात कर रही हूँ शूद्र जाति की। शूद्र जातियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, है ना। उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हैं। और यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में जो है अगड़ी जाति के लोग जो हैं, लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, जब उन्हें शुरू से ही जब पढ़ाई लिखाई का माहौल मिल रहा है, शिक्षा से वंचित नहीं किया जा रहा है, शिक्षित हो रहे हैं वो, तो जाहिर सी बात है उनका अनुपात ज़्यादा ही होगा। तो जाति और आर्थिक हैसियत में काफ़ी निकट का संबंध है। अब आइए बात करते हैं राजनीति में जाति। देखिए, सांप्रदायिकता की तरह ना, ये जातिवाद भी जो है ये मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। और ये जो चिंतन है ना, ये पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं, है ना। उनके हित एक जैसे होते हैं। दूसरी जाति के लोग जो है उनके हितों को कोई मेल नहीं होता है। जैसा कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा था ना, कि ये मान्यता जो है हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू तो है नहीं, ठीक। अब देखिए, राजनीति में जाति की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब पार्टियां जब चुनाव सामने आ जाते हैं, ठीक है, उम्मीदवारों के नाम तय हो जाते हैं, तो क्या होता है, चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों के हिसाब से ध्यान में रखती है, ताकि उन्हें चुनाव में जीतने के लिए ज़रूरी वोट मिल पाए।
और जब सरकार का गठन किया जाता है ना, तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों के उचित जगह दी जाए, यानी कि किसी भी जाति का जो है वो हीन भावना से ग्रसित ना हो कि हमारी जाति को जो है वो दबाया जा रहा है, हमारी जाति जो है वो राजनीति में हिस्सा नहीं ले पा रही है। तो इस बात का बहुत प्रॉपर ध्यान दिया जाता है राजनीतिक दल में। अब आइए थोड़ा बात कर लेते हैं जातिगत असमानता क्या है। देखिए, आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार जाति भी है। आर्थिक रूप से असमान लोग हैं, जो लोग जो है जिनके पास विभिन्न रूप से संसाधन उपलब्ध हैं, ठीक है, और वो जो है ऊंची जाति के लोग हैं, तो उनके पास आर्थिक संसाधन भी ज़्यादा हैं। और इसी आर्थिक असमानता का जो है एक पहलू है जाति। क्यों? क्योंकि इसमें विभिन्न संसाधनों तक लोगों की पहुंच निर्धारित होती है। अब आप उदाहरण के लिए मान लीजिए, पहले अछूत कही जाने वाली जातियों के लोगों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था, जबकि कथित द्विज जातियों को शिक्षा पाने का अधिकार था, है ना। और आज जाति पर आधारित इस किस्म की औपचारिक और प्रकट असमानताएं तो गैर कानूनी हो गई हैं, पर सदियों से जिस व्यवस्था ने कुछ समूहों को लाभ या फिर घाटे की स्थिति में बनाए रखा था ना, उसे जो है संचित असर भी तो महसूस किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस बीच नई जो है असमानताएं उभरी हैं। अब देखिए, निश्चित रूप से जाति और आर्थिक हैसियत की पुरानी स्थिति से काफ़ी बदलाव आया है। आज ऊंची या नीची किसी भी जाति में जो है बहुत अमीर और बहुत गरीब लोग देखे जा सकते हैं। 20 या 30 वर्ष पहले तक ऐसा नहीं था। कैसे नहीं था? देखिए, तब सबसे नीची जातियों में ना कोई अमीर आदमी बमुश्किल ही ढूंढे मिलते थे, है ना, रेयरेस्ट मिलते थे। जैसा कि हमने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार देखा है कि आज भी जो है जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। और बात कर लेते हैं औसत आर्थिक हैसियत। तो अभी भी जो है ये वर्ण व्यवस्था के साथ गहरा संबंध रखती है। आप देख पाते होंगे कि ऊंची जाति के जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है। और बात कर ले अगर दलित और आदिवासियों की, तो क्या उनकी स्थिति आज भी अच्छी है जिस प्रकार हम सोच रख रहे हैं? नहीं, आज भी उनकी स्थिति खराब है, ठीक है। जबकि पिछड़ी जातियों के बीच की स्थिति भी ऐसी है। देखिए, हर जाति में गरीब लोग हैं, पर भारी दरिद्रता में, यानी कि सरकारी गरीबी रेखा के नीचे, ठीक है, जीवन बसर करने वालों में सबसे बड़ी संख्या किसकी है? क्या ऊंची जाति की है? नहीं है, निचली जाति की लोगों की है। और ऊंची जातियों में गरीबों का प्रतिशत सबसे कम है, और इस मामले में भी पिछड़ी जातियों के लोगों की बीच की स्थिति में है। पिछड़ी जातियाँ हमेशा बीच की स्थिति में हैं, ठीक है। अभी हम जो है प्रतिशत मात्रा भी देखेंगे। आज देखिए, सभी जातियों में अमीर लोग हैं, पर यहाँ भी ऊंची जाति के लोगों का प्रतिशत ज़्यादा है। अब देखिए, हम प्रतिशत देख लेते हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों का प्रतिशत। बात कर ले अगर अनुसूचित जनजातियों की, तो ग्रामीण में देखिए इनका अनुपात क्या है, 45.8, शहरी में 35.8, है ना। अब ये तो मामले देख लीजिए, ठीक है। हम ऊंची जाति के देख लेते हैं। ये ऊंची जाति के सिख हैं, ठीक है। ये देखिए, इनका 0 अनुपात है। मतलब क्या कि गरीबी रेखा के नीचे ऊंची जाति के सिख हैं ही नहीं ग्रामीण इलाके में। शहरी इलाके में मात्र 4.9%। तो ये तो वेरिएशन है अभी भी। आज की जो है ये देख लीजिए कि 1999 से 2000 तक की है, और अगर आप 2020 का भी डेटा उठा लोगे ना, तो यही दिखेगा। थोड़ा बहुत जो है परसेंटेज में ऊंच नीच हो सकता है, लेकिन वेरिएशन जो है ऐसे ही है। तो देखिए, राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए क्या करते हैं? जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। अब आप ये मान लीजिए कि हम अपने यूपी को ही ले लेते हैं, ठीक है। यूपी में जो है भाजपा और सपा, ठीक है। सपा जो है यादवों के लिए जातिगत भावनाओं को वो जो है उकसाते हैं। मायावती आती है तो ये दलितों के मामलों को उकसाती है, ठीक है। तो क्या होता है, ये कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है ना। तो ये राजनीतिक पार्टियां जो है अपने फायदे के लिए क्या करती हैं, ये जातिगत भावनाओं को उकसाती हैं, है ना। अगली बात इसमें ये कही गई है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार, है ना, और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने जो है राजनीतिक दलों को विवश किया है कि वे राजनीतिक समर्थन पाने के लिए लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। यानी कि क्या, इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई है जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था। देखिए, राजनीति में ना जाति पर जोर देने के कारण कई बार ये धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है, ठीक है, और कुछ और नहीं। यह बात सच नहीं है। जरा इन चीज़ों पे अब गौर करते हैं। देखिए, देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव के क्षेत्र को देख लीजिए, किसी एक जाति के लोगों का ना बहुमत नहीं है,
विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं और इसीलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज़्यादा लोगों पे भरोसा हासिल करना पड़ता है ना। कोई भी पार्टी, यह ध्यान रखेंगे, कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। देखिए, जब लोग किसी जाति विशेष को जो है ना किसी एक पार्टी वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देंगे। ठीक है, जैसे राजनीतिक दल के जो है मामले में ऐसी बात होती है ना कि ये हमारा वोट बैंक है, इन्हें हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, अगली बात ये कही जा रही है कि अगर किसी चुनाव क्षेत्र में ना एक जाति के लोगों का प्रभुत्व जो है वो माना जा रहा है तो अनेक पार्टियों को उस जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो क्या होता है, उनमें जो है वोटिंग बट जाती है और किसी किसी जाति के मतदाताओं के सामने तो उनकी जाति का एक और भी उम्मीदवार नहीं होता, है ना। अगली बात ये है कि हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है और अगर जातियों और समुदाय की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं था। ठीक है, तो ये बात तो जो है हट गई। अब देखिए क्या स्पष्ट होता है इससे ये स्पष्ट होता है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है किंतु दूसरे कारकों के भी जो है इतने ही असरदार होते हैं। ठीक है, जाति तो महत्वपूर्ण होती है और भी बहुत सारे विभिन्न कारक जो हैं वो असरदार होते हैं, है ना। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं ना अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। तो एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग जो है अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। ठीक है, सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनावों के अक्सर जो है इसका असर दिखता है। आगे बात करते हैं जाति के अंदर राजनीति। देखिए, अभी तक हमने इसी चीज़ पर गौर किया कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, पर क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। देखिए, राजनीति भी जो है ना जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। ठीक है, इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती है बल्कि जाति भी राजनीतिग्रस्त होती है, यानी कि एक दूसरे के को जो है इक्विवेलेंट है, यानी कि राजनीति जातिग्रस्त नहीं होती और जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, और यह जो है चीज़ अनेक रूपों में देखी जाती है। सबसे पहली चीज़ ऐसी देखी जाती है कि हर जाति जो है खुद को बड़ा बनाना चाहती है। ठीक है, अब देखिए कि वह जो है अपने समूह में जिन जातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती है ना, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि एक जाति जो है अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती और इसलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है। ठीक है, तो एक जाति के जो है एक जाति के वोट के कारण तो वो जीत नहीं सकती, इसलिए उन्हें विभिन्न समुदायों को अपने साथ मिलाना होता है ना। और इस तरीके से जो है उनके बीच संवाद और मोलतोल होता है। अगली चीज़ ये है कि राजनीति में नए किस्म की जाति गोलबंदी भी हुई है, जैसे देखिए अगड़ा हो गया, पिछड़ा हो गया, है ना। और इस प्रकार जाति जो है ना राजनीति में कई तरीके की भूमिका निभाती है। एक तरह से यह चीज़ें दुनिया भर की राजनीति में चलती हैं। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां जो हैं वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास करती है। कुछ खास स्थिति में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमज़ोर समुदाय के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है। अब देखिए, इस अर्थ में तो ये हो गया ना कि जो ये जातिगत राजनीति है इसने दलितों और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने और निर्णय प्रक्रिया को और बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति पैदा की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछड़ी जाति है और जो दलित लोग हैं वो भी अब निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं, है ना। अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन जो है वो खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने और उनके साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए ज़मीन जायदाद के जो है और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते हैं। पर इसके साथ ही ना यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है। जैसा कि हमने धर्म के मामले में जो है देखा, सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति जो है ना वो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती है।
ठीक है। और इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज़्यादा बड़े मुद्दों पे जो है लोगों का ध्यान भी भटकता है ना। सीधे सीधे आके जातिवाद, तनाव उत्पन्न हो जाता है, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और हिंसा को भी बढ़ावा मिलता है इससे। अब देखिए, अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमज़ोर स्थिति में होती हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है ना कि महिलाओं में साक्षरता दर अब भी मात्र 54% है, ठीक है, जबकि पुरुषों की जो है 76% है। ये पुराना डेटा है। मैं आपको नया डेटा बताती हूँ। ये जो 2011 की जनगणना हुई थी, तो इसमें जो है महिलाओं की साक्षरता दर 69% के समथिंग है, ठीक है। तब भी अभी बहुत कम है, 100% होने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, है ना। और पुरुषों का प्रतिशत लगभग 80% है, ठीक है। तो अब महिलाएं तो पुरुषों के मामले में जो है बहुत पीछे है ना, पुरुषों की अपेक्षा। स्कूल पास करने वाली लड़कियों की जो है एक सीमित संख्या है, ठीक है। और मान लीजिए वो 12वीं तो किसी तरह पास भी कर लेती है, लेकिन उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है, उच्च शिक्षा की ओर वो कदम नहीं बढ़ा पाती। तो अब भी माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों में बराबर खर्च करने की जगह लड़कों में जो है ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि साक्षरता दर कम होने के कारण ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंची पद पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है, ठीक है। भारत में स्त्रियां जो है ना वो पुरुषों से अधिक काम करती हैं, लेकिन अक्सर उनके काम को मूल्यवान नहीं समझा जाता। तीसरी चीज़ ये है कि काम के हर क्षेत्र में, यानी समझ लीजिए खेलकूद की दुनिया से लेके सिनेमा तक में, आप औरतों के जो है संख्या देख लीजिए, बहुत रेयर मिलेगी आपको, है ना। अगली बात यह है कि भारत में सार्वजनिक जीवन में, खासकर मान लीजिए राजनीति में देख लीजिए, महिलाओं की भूमिका नगण्य है। अब आप ये मान के चलिए कि 545 लोकसभा की सीटों में अगर 10 से 15 महिलाएं हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं महिलाओं की स्थिति? बिल्कुल नगण्य है। और अभी भी महिलाओं को घर की चार दीवारी के भीतर रखा जाता है। तो महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें ना हमें रोज़ पढ़ने को मिलती हैं। आप अखबार खोलें, न्यूज़पेपर खोलें, तो आपको प्रत्येक दिन में के अखबार में जो है उनके शोषण उत्पीड़न की जो है न्यूज़ ज़रूर मिल जाएगी। तो उन्हें घरेलू हिंसा भी झेलनी पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न तरह के सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और उनके जो है सबके साथ एक एक उदाहरण भी दें। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि सांप्रदायिकता जो है ना सब में आम अभिव्यक्ति रोज़मर्रा के जीवन में ही दिखती है। अब देखिए, इसमें क्या हो गया, धार्मिक पूर्वाग्रह हो गया, ठीक है, धार्मिक समुदाय के बारे में बनी गई धारणाएं हो गई, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं इसमें शामिल हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सांप्रदायिकता की भावना है ना, ये धार्मिक समुदाय जो है राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने चाहते हैं, इसीलिए धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है और फिर धीरे धीरे धर्म पर आधारित अलग राज्य भी बनने लग जाते हैं, है ना। और धर्म के आधार पर सिख की खालिस्तानों की मांग इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक। तीसरी चीज़ ये है कि कई बार सांप्रदायिकता जो है सबसे गंदा रूप ले लेती है, ठीक है, और इसी कारण जो है हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। आप भारत पाकिस्तान का विभाजन जो है भयावह रूप देखा ही होगा, ये सांप्रदायिक दंगे ही तो थे हिंदू मुस्लिम के बीच के। और 1984 का आप हिंदू सिख का दंगा देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। इसके देखिए बहुत सारे रीज़न हैं। पहली बात यह है कि अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद, यानी कि मूल अधिकार में शामिल होने के बावजूद, ये जो छुआछूत की प्रथा है ना, ये अब भी समाप्त नहीं हुई है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि हर जाति में गरीब लोग हैं, पर गरीब रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों की अधिक संख्या निचली जातियों के लोगों में है। ऊंची जाति में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है। चौथी चीज़ ये है कि जो जातियां पहले से शिक्षा के क्षेत्र में आगे थी ना, वो आज भी, यानी कि आधुनिक क्षेत्र की शिक्षा में भी वे ही आगे हैं, उन्हीं का बोलबाला है। और जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य जो है अभी भी पिछड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 कारण बताइए कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। इसके सबसे पहला कारण ये है कि देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का तो बहुमत होगा नहीं, और इसीलिए हर पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा जो है वो
हासिल करना होता है। दूसरा रीज़न ये है कि कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष या फिर पार्टी को वोट बैंक कहते हैं ना, तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो एक स्पेसिफिक जाति है ना, उसके ज़्यादातर लोग उस पार्टी को वोट देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है जाति उन्हें जिता देगी, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। अब भाई ये तो बहुत दयनीय स्थिति है, क्योंकि उनका अनुपात ही बहुत कम है भारत की विधायिकाओं में। अब आप ये देख लीजिए कि लोकसभा की मेंबरशिप में महिला सांसद मात्र 10% हैं, मात्र 10%। ठीक है, राज्य की विधानसभाओं में देख लीजिए मात्र 5% से भी कम है। तो इस मामले में भारत तो दुनिया से बहुत नीचे है ना। अब भारत जो है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश से पीछे हैं, और कभी कभार तो जो है कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन भी जाए तो मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहता है। अब आप देख लीजिए कि गांव में प्रधान का चुनाव होता है ना, महिलाएं जो हैं महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, लेकिन पूरा वर्चस्व किसका रहता है, उनके पतियों का। क्या रहता है, पतियों का रहता है। पूरा काम राम वो देखते हैं, लेकिन जीतती कौन है, महिला जीतती है, लेकिन वर्चस्व किसका रहता है, पुरुष का रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। तो बिल्कुल सबसे पहली बात ये है कि भारतीय राज्य ने ना किसी भी धर्म को मान्यता जो है मतलब ये है कि राजकीय धर्म रूप से अंगीकार नहीं किया है। जैसे आप देख लीजिए कि विभिन्न देशों में हैं जो है धार्मिक रूप से देश हैं, ठीक है। पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड में ईसाई है, और श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म को मान्यता दी गई है। लेकिन हमारे भारत में क्या किसी धर्म को मान्यता दी गई है? नहीं। संविधान जो है किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि संविधान जो है सभी नागरिकों को, किसी भी धर्म का हो चाहे वो अपने धर्म का पालन कर सकता है, प्रचार प्रसार करने की उसे आज़ादी है। तीसरी चीज़ ये है कि संविधान जो है वो धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरीके के भेदभाव जो है अवैधानिक घोषित करती है। यानी कि जो भी अगर जो है धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाएगा ये इल्लीगल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है क्या? ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ख, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, ठीक है। लैंगिक विभाजन का तो मतलब यही है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है कहाँ कहाँ? ठीक है, लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्थाएं। तो कहाँ है? पंचायती राज संस्थाओं में, हमने देखा भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ के संबंधी निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है कि, ऑप्शन कौन सा सही होगा? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रह सकते हैं। स ऑप्शन है, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, और द ऑप्शन है, एक धार्मिक समूह के प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इनमें कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसमें जो है अ और स सही है, ये अ और ये स सही है, ठीक है। ये सांप्रदायिक राजनीति की धारणा से आधारित है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सी कथन जो है वो गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ख, साफ साफ दिख रहा होगा कि यह जो है एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, जो कि बिल्कुल गलत है ना। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, डैश पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है, जाति पर आधारित, ठीक है। क्या रखेंगे? जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन, ठीक है। अब हमें सूची का मिलान करना है, ठीक है। देख लेते हैं, इसे भी मिलान कर लेते हैं। सबसे पहला है, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नारीवादी कहलाता है। दूसरा है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सांप्रदायिक। तीसरा है, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जातिवादी।
और चौथा है व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो यहीं समाप्त होता है ये वीडियो। और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ना किया हो तो, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।